Bismillahirrahmanirrahim, the last part of GI tract lectures. Irritable bowel syndrome हमारा रह गया जो important topics में है. Irritable bowel syndrome, it is characterized by recurrent abdominal pain. And the pain it is associated with abnormal defecation in the absence of structural abnormality of the gut. कोई defecation में abnormality नहीं होती, but मीन डेफिकेशन के रूट में कोई भी इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कोई abnormality नहीं होती, बट स्टिल द पेशेंट फील्स अ लॉट ऑफ पेन, कोलिकी, क्रैम्पी abdominal पेन विच इज़ रिलीव्ड ऑन डिफिकेशन. और ये इसका पॉइंट बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करेगा इसको अल्सरेटिव या क्रॉन्स डिजीज़ के में, मतलब कि उसके सिनेरियो से, IBD के सिनेरियो से IBS को इस तरह डिफ्रेंशिएट करता है. इट्स मोर कॉमन इन वुमेन, 2 to 3 times मोर कॉमन देन इन मैन. और इसमें पैथोफिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में बिहेवियरल फैक्टर है, साइको सोशल फैक्टर्स हैं. जो पेशेंट ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनमें बहुत ज़्यादा ये पाया गया IBS की कंडीशन. अच्छा, IBS का एक क्वेश्चन मैं साथ यहाँ बताती चलूँ कि ये 2020 UHS के प्रॉफ में भी आया हुआ है. 28 years ओल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर. अब इसका एक एक वर्ड डिफ्रेंशिएट करेगा इसको IBD के सिनेरियो से. 28 year old गर्ल सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रेजेंट्स विद ऑन एंड ऑफ डायरिया. एक तो यंग वुमेन, ऑन एंड ऑफ डायरिया, मतलब डायरिया प्रीडोमिनेंट है. शी पासेस 4 to 5 stools. 4 to 5 stools लाइक माइल्ड टू मॉडरेट की रेंज में आता है. 4 to 5 stools पर डे, ऑलमोस्ट 4 to 5 days per week, विच डज नॉट कंटेन ब्लड या म्यूकस. अब वहाँ हमने पढ़ा था IBD में कि होते ही ब्लड या म्यूकस वाले डायरिया हैं, और डायरिया ही होता है. यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन का भी वेरिएंट आता है. ठीक, अल्सरेटिव में ब्लडी था और क्रॉन्स में था ब्लडी नहीं था, बट म्यूकस थे. यहाँ पे ना म्यूकस है ना ब्लड है. एंड शी नेवर वेक्स अप टू पास द स्टूल्स, मतलब नॉक्टर्नल सिम्टम्स नहीं है. खुदा ना खासा नॉक्टर्नल सिम्टम्स आते हैं तो सीवियरिटी में काउंट करना है कि IBS सीवियर हो चुका है, लेकिन उसके ये नहीं, उसको फिर भी IBD से कंफ्यूज नहीं करना. वो पेशेंट फिर ऐसे ही 4 to 5 स्टूल्स के साथ नहीं आएगी, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्टूल्स के साथ आएगी. स्टूल्स आर एसोसिएटेड विद abdominal पेन विच आर रिलीव्ड आफ्टर पासिंग स्टूल. रिलीव्ड आफ्टर पासिंग स्टूल इज़ द की वर्ड कि IBD नहीं है, ये IBS ही है. शी हैज़ नो फीवर, नो सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन, बट शी हैज़ लॉस्ट 3 kgs. अच्छा, मोस्ट कॉमनली IBS के पेशेंट जो माइल्ड सिनेरियो में आते हैं, दे हैव नॉट नेसेसरीली लॉस्ट देयर वेट, बट पेशेंट में प्रेजेंट विद वेट लॉस हिस्ट्री टू. ड्यूरिंग द लास्ट ईयर शी इज़ अ स्मोकर फॉर लास्ट 10 years एंड फिजिकल एग्जामिनेशन इज नॉर्मल. यहाँ पे डायरिया है तो डायरिया प्रीडोमिनेंट IBS होगा. हाउ वुड यू डायग्नोज, हाउ वुड यू ट्रीट, लेट अस गो थ्रू इट. अच्छा, पैथोफिजियोलॉजी में एक हमने बिहेवियर और साइको सोशल फैक्टर्स डिस्कस किया कि स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा होता है. दूसरा साइकोलॉजिकल फैक्टर एक ये है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स को डिस्कस करते हुए ये देखा गया है कि सेरोटोनिन इट्स द मेन कल्प्रिट. अगर सेरोटोनिन ज़्यादा रिलीज़ होता है तो डोमिनेंट डायरिया प्रीडोमिनेंट जो है IBS करा देता है, और अगर सेरोटोनिन कम प्रोड्यूस होता है तो कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट IBS करा देता है. तो क्यों ना हम डायरिया IBS को सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट देकर ठीक कर दें और कॉन्स्टिपेशन IBS को सेरोटोनिन एगोनिस्ट देकर ठीक कर दें. हो भी तो सकता है ना. फर्दर मोर के ल्यूमिनल फैक्टर्स बहुत इन्वॉल्व होते हैं. मतलब ये कि अगर गट डिसबायोसिस हुई हुई है, कोई बैक्टीरिया या जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, उनमें कोई मसला आया हुआ है, तो उसकी वजह से भी IBS कैन बिकम वर्स एंड इट कैन ट्रिगर IBS सिचुएशन ना. तो प्रोबायोटिक्स दें या फिर नॉन अब्जॉर्बल एंटीबायोटिक जो रिफेक्सिमिन है, दैट रिड्यूसेस द कोलोनिक अमोनिया अब्जॉर्प्शन, रिड्यूसेस द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, रिड्यूसेस द pH ऑफ कोलोन. तो रिफेक्सिमिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे हेपेटिक इंसेफेलोपैथी में भी यूज़ करते हैं. ठीक, फिर आ जाते हैं हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स. क्लिनिकल फीचर्स मैंने बताया, abdominal पेन है, कॉलिकी, क्रैम्पी इन नेचर, दैट इज़ रिलीव्ड बाय डिफिकेशन. इसको तो बहुत ज़्यादा स्टेरिड कर दें. और abdominal bloating, it worsens throughout the day, but it's not because of gas, it's just because of cramps, or yeah, maybe the cause is basically unknown. The most patient they alternate with the episodes of diarrhea and constipation. IBD में अब constipation कभी नहीं होने वाली. IBS में कभी constipation होती है, कभी डायरिया होता है. जिनको constipation होती है वो they pass infrequent stools, they're palaty stools, but जिनको डायरिया होता है they have frequent defecation के episodes होते हैं उन्हें, and they produce low volume stools. They rarely have nocturnal symptoms. And there is passage of mucus. It is common, but rectal bleeding does not occur. और मोस्ट कॉमनली म्यूकस कम ही आता है माइल्ड सिनेरियोज में. हाँ, जो बढ़ता जा रहा है टाइम ड्यूरेशन तो म्यूकस कैन कम, बट रेक्टल ब्लीडिंग इट डज नॉट अकर. एंड मोर ओवर पेशेंट डू नॉट लूज वेट एंड आर कॉन्स्टिट्यूशनली वेल. बाकी फिजिकल एग्जामिनेशन इज़ अनरिमार्केबल. अब डायग्नोसिस के लिए पता है कि डायग्नोसिस का एक तो ये कि क्लिनिकल इन नेचर, कि पेशेंट को टेंशन्स हैं वगैरह, इस तरह के सिनेरियो में इट्स क्लिनिकल इन नेचर. कि अच्छा कभी डायरिया हो रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन, वेट लॉस नहीं हुआ और ब्लडी या म्यूकस नहीं आ रहा, इट्स मोस्ट प्रिडोमिनेंटली इट्स लाइक IBS. दूसरा हम जो चीज़ फॉलो करते हैं दैट इज़ रोम 3 क्राइटेरिया. रोम 3 क्राइटेरिया क्या है?
रॉन्ग 3 क्राइटेरिया में वो कहता है कि एक पेशेंट रिकरेंट एब्डोमिनल पेन या डिस्कम्फर्ट के साथ आए, उसे हर महीने 3 दिन लगातार मतलब मुसलसल एटलीस्ट 3 डेज़ पर मंथ तो उसको एब्डोमिनल पेन और डिस्कम्फर्ट तो है, और हर महीने 3 दिन फॉर 3 मंथ्स कंजेक्टिव हो, जैसे ब्रोंकिएक्टाइटिस के हम उसमें पढ़ते हैं ना कि उसे प्रोडक्टिव कफ हो, फेटेड प्रोडक्टिव कफ फॉर 3 मंथ्स एटलीस्ट इन 2 कंजेक्टिव ईयर्स। तो इसी तरह ये है फॉर 3 डेज़ पर मंथ फॉर लास्ट 3 मंथ्स, और उसके अलावा इस अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट के अलावा इन 3 में से कोई 2 साइंस तो लाजमी हो। एक, देयर इज़ इंप्रूवमेंट विद डेफिकेशन, पेन इज़ रिलीव्ड आफ्टर डेफिकेशन, एंड देयर इज़ ऑनसेट एसोसिएटेड विद चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल। पहले कम थी फिर ज़्यादा हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, एंड चेंज इन द फॉर्म ऑफ स्टूल, अपीयरेंस ऑफ स्टूल्स की पैलेटी थी या स्मूथ सॉसेज लाइक थी, अब वो है वो वाटरी हो गई है या डिफरेंट जो भी है ट्रैक्ट हो गई है, लेकिन उसकी फॉर्म चेंज होनी चाहिए। एक तो हो गया क्लिनिकल डायग्नोसिस, दूसरा है क्रोम्स क्राइटेरिया, तीसरा है क्लोनोस्कोपी। क्लोनोस्कोपी इज़ ओनली टेकन व्हेन द पेशेंट इज़ एडल्टली, ओल्डर पेशेंट ओवर 40 ईयर्स ऑफ एज, वरना जो पेशेंट अंडर 40 ईयर्स है उसको कराने की ज़रूरत नहीं। फिर बाकी आप जो कॉज है उसको एक्सक्लूड करें, सीलिया को एक्सक्लूड करें, एंटी-टीटी करा के, माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस को, लैक्टोज इंटॉलरेंस को, बाइल एसिड मैल एब्जॉर्प्शन, थायरोटॉक्सिकोसिस या डेवलपिंग कंट्रीज में इवन पैरासिटिक इन्फेक्शन एमीबियासिस को भी एक्सक्लूड करें आप। व्हाट आर द सपोर्टिंग डायग्नोस्टिक फीचर्स एंड अलार्म फीचर्स एंड IBS के। यहाँ पे हम घंटी बजा दें, खतरे की घंटी बज जाए IBS की। सबसे पहले हम सपोर्टिंग फीचर्स के बाद आते हैं। अगर तो सिम्टम्स इट्स मोर देन 6 मंथ्स, देखो डायग्नोस करने के लिए 3 मंथ चाहिए, लेकिन सपोर्ट करने के लिए कि IBS ही है, इट शुड लास्ट मोर देन 6 मंथ्स। फ्रीक्वेंट कंसल्टेशन फॉर नॉन GI प्रॉब्लम्स, कोई मेडिकली अनएक्सप्लेन सिम्टम्स हैं तो उसको स्ट्रेस में आ रहे हैं या स्ट्रेस वर्सन्स द सिम्टम्स, तो इट्स मोस्ट प्रोबेबली IBS। नाउ व्हाट आर द अलार्म फीचर्स। अगर एज 50 से ज़्यादा है, जेंडर इज़ मेल, वेट लॉस, नक्टर्नल सिम्टम्स, रात को उठ के से जाना पड़ता है वॉशरूम, देयर इज़ फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोलॉन कैंसर, और उसकी बहुत ज़्यादा रेक्टल ब्लीडिंग हो रही है विच इज़ लीडिंग टू एनीमिया, सो दीज आर द अलार्म फीचर्स। हाउ वुड यू मैनेज पेशेंट। IBS का पेशेंट मैनेज करना इतनी मुश्किल बात नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसे कंफर्म करना उसके डायग्नोसिस का, इधर क्लिनिकली या रोम्स 3 क्राइटेरिया या क्लोनोस्कोपी से, क्लोनोस्कोपी इफ द एज इज़ मोर देन 40। फिर आपने करना पेशेंट को रीअश्योरेंस से सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाएंगे। बट इफ द सिम्टम्स परसिस्ट, डायरिया के पेशेंट्स को आपने कहना है कि अवॉइड लेग्यूम्स, अवॉइड हाई फाइबर डाइट एंड टेक ग्लूटेन फ्री डाइट। If still symptoms persist, ask the patient to take antidiarrheal drugs like loperamide या codeine phosphate, cholestyramine, or probiotics like rifaximin, amitriptyline and imipramine. And even if the symptoms persist, go for duloxetine, that is SNRI, relaxation therapy, hypnotherapy. कॉन्स्टिपेशन प्रिडोमिनेंट पेशेंट में आपने अगेन उसे रीअश्योर करना है सिम्टम्स में रिजॉल्व, बट इफ द सिम्टम्स परसिस्ट, आस्क द पेशेंट टू टेक हायर फिश डाइट, इस्पगोला हस्क, लैक्टुलोज, एंड टेक प्रोबायोटिक्स लाइक ये जो सारे यहाँ पे थे, एमिट्रिप्टालिन, रिफिक्सिमिन, प्रोबायोटिक्स लें। एंड इफ द सिम्टम्स परसिस्ट, SNRI, रिलैक्सेशन थेरेपी, बायोफीडबैक, हिप्नोथेरेपी, और यहाँ पे लिखा हुआ है कैप्लान में ड्रग लिखी हुई है टेगासिरॉड, इट्स मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड इन कॉन्स्टिपेशन प्रिडोमिनेंट IBS में। पेन और ब्लोटिंग के लिए डाइटरी चेंजेस, एक्सक्लूड वीट एंड डेयरी प्रोडक्ट, ग्लूटेन फ्री डाइट, ज़्यादा जो FODMAP है ना वो है फर्मेंटेबल ओलिगो डाई मोनोसेक्राइड एंड पोलियोल्स, तो उस डाइट का मतलब बेसिकली फाइबर्स को कम कर देंगे, पेन ब्लोटिंग ज़्यादा है। स्पाज्मोलिटिक्स लें, हायासिन, पेपरमिंट ऑयल, एंड प्रोबायोटिक्स लाइक रिफेक्सिमिन, एमिट्रिप्टालिन एंड इमिप्रामिन एट नाइट। एंड इफ स्टिल द सिम्टम्स परसिस्ट, तो फिर वही हिप्नोथेरेपी, डुलोक्सिटीन, रिलैक्सेशन थेरेपी, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। Complementary and alternative therapies, massage, meditation, hypnosis, herbal products, Ayurvedic, Chinese medication या chemotherapy would be also helpful in IBS patients. तो ये इसका ट्रीटमेंट प्लान है। एंड इसके अलावा GIT में और कोई इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं रह गया, अल्लाह करे कोई आए भी ना। सो दैट्स इट, जज़ाकल्लाह खैर।